फिर देखेंगे यह सर्वविदित है कि सबसे पहले मनुष्य और उसने अपना समाज बनाया। ठीक है, सबसे पहले मनुष्य ने क्या बनाया? तो अपना समाज बनाया। ठीक है, आदिकाल में समाज का नेतृत्वकर्ता निश्चित रूप से कोई कुशल व्यक्ति ही रहा होगा, जिसने स्थिति के अनुरूप समाज का संचालन करने का अनुभव प्राप्त किया। कालांतर में मनुष्य जाति में ने प्रगति पथ पर चलता हुआ विकास करता गया। प्रगति का संप्रत्यय उतना ही प्राचीन है जितना कि स्वयं मानव समाज का इतिहास। प्रारंभिक समाज में लोगों ने आवश्यकताओं के अनुरूप एक शासन व्यवस्था स्थापित की। तभी से परंपरागत रूप से चली आ रही कि शासन का अर्थ, ठीक है किसी शासन सरकार जो अपने समाज का संचालन, प्रबंध, नियंत्रण एवं निर्देशन आदि करना। प्राचीन बिहार में मगध, अंग, वैशाली और मिथिला, ठीक है, मगध, अंग, वैशाली, ठीक है, तीन तो महाजनपद ही हो गए ना, तथा मिथिला में तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुरूप शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। बज्जिका की कौमुदी महोत्सव नामक नाटक में, ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ की नाटक ये? बज्जिका, बज्जिका भाषा भी है बिहार की, ठीक है। कौमुदी महोत्सव नामक नाटक में, ठीक है, ईसा पूर्व 700 से लेकर 700 ईस्वी तक, 700 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईस्वी, 1400 का काल हो गया, ठीक है, राजवंशों का वर्णन है इसमें। तो कौमुदी महोत्सव नामक नाटक में, ठीक है, 700 से लेकर 700 ईसा पूर्व तक राज्यों का आपको वर्णन आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करेंगे तो बिहार में प्राचीन शासकों में, ठीक है, तित्सकु, सौधुम्न, ठीक है, नवगोदिष्टा, इक्ष्वाकु, निमि, मिथि आदि आख्यान में भी प्राचीन साहित्य हैं। पुराणों में, ठीक है, प्राचीन बिहार के 16 संप्रभु राज्यों का भी उल्लेख आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब 16 महाजनपदों का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे बृहरथ, ठीक है, बृहरथ वंशीय शासन, ठीक है, तो मगध में चेदीराज बसु के शासन करने का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध राजवंश का प्रतापी राजा कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? विव्रत था। इसके बारे में चर्चा आपको महाभारत में भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इसका पुत्र जो था जारासंध था। ठीक है, और जारासंध और किसके बीच में मतलब गदा युद्ध हुआ था जिसमें जारासंध मारा गया था? किसके बीच में हुआ था बता सकते हैं? जारासंध को मतलब गदा युद्ध में पराजित किसने किया था? अरे महाभारत नहीं देखे आप लोग? यहाँ भीम ने पराजित किया था। किसने किया था? भीम ने पराजित किया था। ठीक है, चलिए, जरासंध मगध का प्रतापी शासक था। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 72 और महाभारत के क्षमा पर्व में भी जरासंध वध की कथा है। इसमें जरासंध को, ठीक है, जरासंध को बृहद वंश का नवम राजा कहा गया है। उसने काशी, कौशल, चेदी, विदेह, अंग, बंग, कलिंग, पांड्य, सौबीर, मद्र, कंधार आदि राजाओं को पराजित किया था। जय संहिता जिसको महाभारत कहते हैं अनुसार, ठीक है, जरासंध वध के पश्चात मगध साम्राज्य प्रभावहीन हो गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जरासंध के पश्चात सहदेव मगध का शासक हुआ। सहदेव के पश्चात बृहदत्त वंश के अंत, ठीक है, 727 ईसा पूर्व तक मगध पर 32 राजाओं का शासन का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मगध और अंग के बीच प्रतिस्पर्धा लगी रहती थी। बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा जो था रिपुंजय था। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। ठीक है, बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कौन था? रिपुंजय। क्या बताएंगे? नाम एक बार रिपीट कीजिए, क्या नाम था? रिपुंजय। ठीक है, जिसकी हत्या उसका एक मंत्री मृत्युंजय। पुलिक ने कर दी। बिल्कुल, हाँ, पुलिक ने कर दी उसकी हत्या, और अपने नाबालिग पुत्र को मगध के सिंहासन पे आसीन कर दिया। इससे नाराज होकर भटिये नामक एक सामंत ने उस नाबालिग राजा की हत्या कर दिया और स्वयं मतलब मगध का राजा बन बैठा। ठीक है, मगध का राजा भटिये का पुत्र जो था वो कौन था? बिंबिसार था। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इस फैक्ट को जरा समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखोगे से आप जरासंध, जिसके बारे में महाभारत में चर्चा आपको देखने को मिलता है। जरासंध की मृत्यु कर मगध जो था बिल्कुल सत्ताहीन हो गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे राजाओं का शासन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बृहद्रथ वंश के अंत होने पर मगध पर 32 राजाओं का शासन आपको देखने को मिलता है। मगध और अंग के बीच प्रतिस्पर्धा लगी रहती थी। बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा की बात करें रिपुंजय था, जिसकी हत्या उसका मंत्री पुलिक ने कर दी और अपने नाबालिग पुत्र को मगध के सिंहासन पर आसीन कर दिया। इससे नाराज होकर भटिये नामक एक सामंत ने उस नाबालिग राजा की हत्या कर दी, जो कि पुलिक के द्वारा उसको नियुक्त किया गया था, और स्वयं मगध का राजा बन गया। क्या नाम था? भटिये। ठीक है, मगध राजा भटिये का पुत्र कौन बना? बिंबिसार था। मगध का उल्लेख अथर्ववेद, दीपवंश, महावंश तथा पुराणों में भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है मगध का उल्लेख? तो आपको अथर्ववेद में, दीपवंश, महावंश और पुराणों में आपको मगध का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब हर्यक वंश का शासन प्रारंभ होता है। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार 544 से लेकर 492 तक इसका शासन आपको रहेगा। ठीक है, बिंबिसार का पिता जो था भटिये थे, भटिये का पुत्र बिंबिसार थे। अपने शक्ति बल के आधार पर मगध में एक नवीन हर्यक वंश की स्थापना की। ध्यान में रखेंगे, बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार उसने 492 ईसा पूर्व तक, ठीक है, अर्थात
वर्ष, ठीक है, 52 वर्ष, ठीक है, पुराणों के अनुसार, ठीक है, 28 वर्ष तक शासन किया, ठीक है। कैसे, कितने वर्षों तक शासन किया, ठीक है, 52 वर्षों तक शासन किया, ठीक है। किसके अनुसार, बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार, ठीक है, उसने 52 वर्षों तक शासन किया। जबकि पुराणों के अनुसार अगर बात करेंगे 28 वर्षों तक शासन किया। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बिंबिसार के साथ हुआ। शिहली, जिसको श्रीलंका कहते हैं, कि बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की अल्पायु में मगध का शासक बनता था, ठीक है। ध्यान में रखें, महावंश जो था श्रीलंका का बौद्ध ग्रंथ था, ठीक है। इसमें बहुत कुछ देखने को मिलता है जो भारतीय इतिहास से नहीं मिलता है। जैसे कि अशोक के बारे में कहा गया, अशोक ने अपने 100 भाइयों की हत्या की थी, वो भी महावंश में ही है। अब यहाँ पे देखिए ना, बिंबिसार के बारे में कहता है मतलब पूरा 52 वर्षों तक शासन किया पुराणों के अनुसार, जबकि ये बोला 28 वर्षों तक, अप्रोक्स 2 गुना का अंतर है। कितना अधिक अंतर दिखता है। तो थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आपको इसकी किताब में, महावंश में, भारतीय इतिहास की किताब में आपको देखने को मिलता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार 80,000 गांवों का अधिपति था। उसके समय में मिले जुले कई गांवों को आपन कहा जाता था। प्रारंभ में उसकी राजधानी की बात की, कहाँ पे, गिरिब्रिज थी, जो कि राजगृह के नाम से जाना जाता था। बाद में उसने राजगृह में विशाल दुर्ग का निर्माण करके वहां हस्तांतरित कर दिया, ठीक है। राजगृह गिरिब्रिज के, ठीक है, बही भाग में था, ठीक है। राजगृह जो था ना, गिरिब्रिज के बही भाग में था, ध्यान में रखेंगे। मतलब दोनों एक ही शहर है लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस था। उसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्य का विस्तार किया, साथ ही अपनी विजयों में भी मतलब राज्य का विस्तार किया, ठीक है। अब उसने कहाँ कहाँ पे वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे उसके बारे में देख ले, कभी कभी यहाँ से प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। अब क्या क्या प्रश्न बनते हैं, ध्यान में रखें। कौशल नरेश प्रसेनजीत, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्नातक था। कौशल नरेश प्रसेनजीत, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये मतलब तक्षशिला विश्वविद्यालय से स्नातक किया है, पढ़ा लिखा। उसने अपनी बहन महाकोशला का विवाह मतलब बिंबिसार से कर दिया, और दहेज के रूप में श्रृंगार के खर्च के लिए काशी में 1 लाख की आमदनी वाला एक क्षेत्र जागीर के रूप में दिया। काशी को दान में नहीं दिया था, ध्यान में रखिएगा। बहुत टीचर लोग पढ़ाते हैं तो काशी को दान में दिया, तो काशी को दान में नहीं दिया था, एक गांव को दिया था। काशी के गांव को, राजगीर को दान में दिया, जहां से 1 लाख का मतलब आमदनी उस समय होती थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। महाकोशला से बिंबिसार पुत्र, ठीक है, कुनिक अजात शत्रु का जन्म हुआ, ध्यान में रखेंगे। बिंबिसार के बहुत वैवाह थे, लेकिन उसमें से परसेनजीत जो था, अजात शत्रु का मतलब क्या होता है, मामा आ जाता। लेकिन गधा ऐसा था अजात शत्रु, अपने मामा के गांव में लोग छुट्टी मनाने जाते हैं, मामा के गांव पे ही आक्रमण कर दिया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आपने मेरी बहन से विवाह भी किया था, ठीक है। तो बिंबिसार के पुत्र कुनिंग अजात शत्रु हुआ, ध्यान में रखेंगे, जो कि किसके, महाकोशला से हुआ, ठीक है। महाकोशला किसकी बहन थी, तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की मतलब क्या थी, बहन थी, ठीक है, ध्यान में। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है। भगवान बुद्ध की बात करेंगे तो सबसे अधिक इन्होंने मतलब क्या, सबसे अधिक इन्होंने अपना क्या बोलते हैं उसको, उपदेश कहाँ दिया था। तो सबसे अधिक इन्होंने उपदेश कहाँ पे दिया था, तो कौशल नरेश प्रसेनजीत के राज में ही दिया था, ठीक है, ध्यान। वहीं पे इनको अंगुली माल वाला एक डाकू वाला कहानी जो आप लोग सुने होंगे, तो प्रसेनजीत के राज में ही हुआ करता था। पहला विवाह हो गया। चलिए दूसरा विवाह करवाते हैं। बिंबिसार का एक विवाह वज्जी राजा चेतक की पुत्री, ठीक है, चलना वैदेही से हुआ था, जो वर्धमान महावीर की मामा की पुत्री थी, ठीक है। तो इसी तरह से मामा की पुत्री होने के क्रम में महावीर से रिलेशन हो जाता बिंबिसार का, ठीक है। अब बोलेंगे क्या हो जाएगा, तो महावीर स्वामी के बिंबिसार जी जीजा जी हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, महावीर के स्वामी के, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिंबिसार क्या हो जाएंगे, बिंबिसार, ठीक है, मामा हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलना विदेही से बिंबिसार पुत्र हल और बेहल हुए, ठीक है। तो चलना से विदेही के जो 2 पुत्र होते हैं, हल होते हैं और बेहल होते हैं, ठीक है। तीसरी पत्नी मध्यकुल, मध्य पंजाब की राजकुमार क्षीमा थे, ठीक है। तो बिंबिसार के 3 पत्नी, एक पहली पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, महाकोशला। बोलिए आप लोग, दूसरी पत्नी का नाम, महाकोसला। महाकोशला से। दूसरी चेल्लई। चलैया नहीं, चलना है, क्या नाम है, चलना। तीसरी पत्नी का चेल्ला। नाम क्षेमा, मद्रकुल। ठीक है, क्या नाम है, क्षेमा। मधुपुर। अजात शत्रु जो कि आगे चलकर बिंबिसार के बाद शासक बनेगा, किससे हुआ था, किससे हुआ था अजात शत्रु, तो महाकोशला से हुआ था, ठीक है। चलना कहाँ की राजकुमारी थी, चलना कहाँ की राजकुमारी थी, चलना वाजी। विदेही, विदेह की बज्जी की राजकुमारी थी, ठीक है। चेतक की बहन थी, ध्यान में रखेंगे। और बात करेंगे ये क्या नाम है इनका, क्षेमा। क्षेमा कहाँ की राजधानी राजकुमारी थी, पंजाब। पंजाब की राजकुमारी, ठीक है। इस तरह विवाह के रूप में इसने 3 वैवाहिक संबंध स्थापित किए, अपने राज्य को मतलब क्या किया, समृद्ध किया। किससे विवाह करने के क्रम में काशी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब एक गांव या फिर कह लीजिए जागीर मिला था, जिससे मतलब 1 लाख की आय की आमदनी होती थी, किससे, काशी। बिल्कुल काशी।
अरे महाकोशला से विवाह किया था तो मिला था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिंबिसार ने आरंभिक शासनकाल में के दौरान वर्धमान महावीर 6 वर्षों तक मगध क्षेत्र में नवीन जैन धर्म का प्रचार करते रहे थे। राजगृह में अनेक, ठीक है, चातुर्मास व्यतीत किए थे, ठीक है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के अनुसार, ठीक है। बिंबिसार के आरंभिक शासनकाल के दौरान वर्धमान महावीर में 6 वर्षों तक मगध क्षेत्र में नवीन जैन धर्म का प्रचार करते रहे थे, ठीक है। अब महावीर स्वामी और बिंबिसार के विषय में साला और जीजा का रिलेशन था, ये भी आपको ध्यान रखें, क्योंकि महावीर स्वामी के मामा के बेटी से किनका विवाह हुआ था, तो बिंबिसार का विवाह हुआ था, ठीक है। बिंबिसार आरंभ में जैन धर्मावली था, याद रखिएगा। महावीर जब, ठीक है, राजगीर के, ठीक है, गुरनासल क्षेत्र में निवास कर रहे थे तो वहां पहुंचकर महावीर का दर्शन किया था। उसने जीव हत्या तथा हर तरह की बलि प्रथा पर राजकीय रोक लगा दी थी। वो प्रारंभ में महावीर के अहिंसा नीति का पालन था, ठीक है, प्रारंभ में महावीर के अहिंसा नीति का पालन था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्या जैन धर्मावली था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिंबिसार स्वामी, बिंबिसार, उसकी शासन व्यवस्था नियंत्रित, दंड विधान, पुलिस एवं गुप्तचर व्यवस्था सशक्त थी। कृषकों, शिल्पियों और कारीगरों, विद्वानों आदि को राजकोष से सहायता प्रदान किया जाता था। महापात्र सेनापति, ठीक है, व्यवहारिक आदि प्राधिकारियों का नेतृत्व जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में हुआ। बौद्ध चीनी यात्री हुएन त्सोंग ने बिंबिसार मार्ग, बिंबिसार पुल का उल्लेख किया है, ठीक है। उपज पे कितना भाग टैक्स था उस समय, बिंबिसार के समय कितना टैक्स था, तो 1/, कितना टैक्स सिक्स था, था। 1/6 टैक्स था, ठीक है। भूमि पे कर के रूप में लेता था। कई महाजनपदों में राजदूत भी राजगृह में निवास करते थे, ठीक है। बिंबिसार का प्रथम भारतीय शासक है। बिंबिसार प्रथम भारतीय थे जिसने अस्थायी सेना रखी थी, इसीलिए इसको सैन्य कहते हैं। क्या कहते हैं, सैन्य कहते हैं। सैनिक किसी भी थे। शासक के समय उस समय स्थानीय सेना नहीं होती थी, लेकिन बिंबिसार के पास क्या थी, स्थानीय सेना थी, इसलिए इसको क्या बोलते अस्थाई हैं, से। तो इसको मतलब सैन्य कहते हैं, ठीक है। उसने पहली बार हाथी का प्रयोग युद्ध के दौरान किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हाथी जो था मगध के जंगल में इजिली अवेलेबल था, ठीक है, इसलिए मगध का बहुत बड़ा सुरक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो मगध सशक्त भी दो रीजन से था। एक तो हाथी मिल जाता था जंगल से, और दूसरा बात करेंगे तो लोहा था मगध में, और तीसरा बात करेंगे तो मगध का मतलब क्षेत्रीय बनावट ऐसा था जो कि चारों चारों तरफ से नदी वगैरह था, प्राकृतिक का वरदान था मगध, ठीक है। इस वजह से मगध बहुत आगे बढ़ा भी। बिंबिसार के शासनकाल के दौरान भारत में 16 महाजनपद जो आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे, मतलब लड़ते रहते थे, सारे के सारे, बहुत सारे के सारे साम्राज्यवादी थे, ठीक है। उसके चक्कर में सबके सबका कहानी समाप्त हो जाता है, बाद में एक ही केवल बचता है, वन ओनली कौन बचता है, तो मगध बनता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए बात करेंगे 16 महाजनपद में। मगध, काशी, कौशल, अंग, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, ठीक है, अवंती, गंधार तथा कंबोज। बात करेंगे इसमें बिहार में कौन कौन था, तो भाई साहब मगध बिहार में था, काशी बिहार में था, और अंग बिहार में था। अंग, हाँ, मगध वत्स काशी, भी तो ठीक है, अंग, बज्जी भी, वैशाली। तीनों को ना बिहार में था, चार को था बिहार में। काशी नहीं है ना। ये काशी ये कहाँ से? ये इसके समय में था, ठीक है। लेकिन ऐसे मगध था, अंग था, वज्जी था, ठीक है। चलिए अब चलेंगे इसमें। मगध बिंबिसार के समय उत्तरोत्तर विकास करता जा रहा था। जैन तीर्थंकरों, पार्श्व एवं महावीर के कारण मगध का महत्व काफी बढ़ गया था। बिहार से जैन धर्म 16 महाजनपदों तक विस्तार पाया और वहां जैन धर्म बहुसंख्यों का धर्म हुआ करता था। बिंबिसार के शासनकाल में मगध का विस्तार संपूर्ण बिहार में हो गया था तथा उसका प्रभाव कोशल, मद्र, लिच्छवी, अवंती, गंधार, कंबोज, पंचाल, मत्स्य तक बढ़ गया था। अवंती नरेश प्रद्योत के साथ मैत्री संबंध स्थापित करके मगध का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता गया। शुरू में अवंती का नरेश प्रद्योत था, बिंबिसार बहुत बड़ा मतलब शत्रु हुआ करता था, लड़ते रहता, लेकिन बाद में दोनों में अच्छा संबंध स्थापित हो गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विदुर पंडित जातक, महाबग तथा सोनदंड सूत से बिंबिसार की अंग पर विजय की पुष्टि होती है, ठीक है। विदुर पंडित जातक हो गया, महाबग हो गया तथा सोंडट सुंद से बिंबिसार की अंग पर विजय की पुष्टि होती है। बिंबिसार के शासनकाल गौतम अथवा सिद्धार्थ ने गया के निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, निरंजना को फल्गु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखें। गया में निरंजना नदी के किनारे वर्तमान वर्तमान बोध गया के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। एक पीपल वृक्ष के नीचे 528 ईसा पूर्व में सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ठीक है, तब उन्हें बुद्ध, ठीक है, सर्वोच्च स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति कहा जाने लगा। गौतम बुद्ध तब बुद्ध बन गए जब वो गया से चल के सारनाथ, ठीक है, सारनाथ पहुंचे, वहां पे उन्होंने, ठीक है, बौद्ध संघ की स्थापना की। सारनाथ को ऋषि पट्टनम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो कभी कंफ्यूजन नहीं करेंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऋषिपट्टनम के नाम से भी ऋषिपटनम। सारनाथ को जानते हैं, ठीक है। हाँ, ऋषिपट्टनम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कभी ऋषिपट्टनम ही दिया रहता आजकल तो लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। तो सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था, कहाँ पे पता है, वाराणसी में पड़ता है।
वहां पे बात करें बौद्ध संघ की स्थापना के साथ बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। बुद्ध द्वारा बनाए गए 4 आर्य सत्य एवं इस आधारित अष्टांग मार्ग ने मगध, वैशाली, अंग तथा मिथिला में एक जबरदस्त धार्मिक क्रांति उत्पन्न कर दी। बुद्ध के विचारों से मौलिक सरलता थी, उसने आम जन पे गहरा प्रभाव जना। बिंबिसार ने भी वृद्धत भाव से बुद्ध के विचारों का आत्मसात किया। तब बिंबिसार शुरू में जैन धर्म का समर्थक, लेकिन बाद में बौद्ध का भी बन जाता है। ठीक है। बिंबिसार के समय वैशाली की नगर वधु आम्रपाली की तरह है, राजगिरी की नगर वधु उसी के सालवती बनाई गई थी। ठीक है, ध्यान इंपॉर्टेंट है। बिंबिसार के समय वैशाली की एक नगर वधु थी, आम्रपाली नाम थी। ठीक है, आम्रपाली कहते हैं आम्रपाली बहुत सुंदर थी। अब बिंबिसार और उसके पुत्र अजात शत्रु से भी इसके रिलेशन थे, कहीं कहीं पे है, लेकिन हम लोग उस पर बात नहीं करते हैं। लेकिन जब गौतम बुद्ध से जब मिलती है तो ये अपना क्या करती है, नगर वधु का पद जो थी वो त्याग करके, ठीक है, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेती है। उसी तरह राजगिरी में भी एक नगर वधु जिसका नाम था सालवती। क्या नाम था? सालवती। ठीक है, तो यहाँ पे आम्रपली थी जो कि वैशाली में थी, राजगिरी में भी एक थी, वो सालवती थी। ठीक है, ध्यान रखें। बिल्कुल ठीक है। चाहने वालों से आम्रपाली एक रात्रि जहां 50 करसापन लेती तो इस सालवती 100 करसापन लेती थी। समझ रहे हैं ना? मतलब 1 नाइट के लिए मतलब ये 50 करसापन इसके थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जबकि सालवती के 100 थे। बिंबिसार ने भिन्न भिन्न शिल्पियों के लिए, करसापन सोने का सिक्का होता है। ठीक है, बिंबिसार ने भिन्न भिन्न शिल्पियों के लिए संघ का निर्माण करवाया था। जातक में 18 प्रकार के शिल्पकारों के संघ की चर्चा आपको देखने को मिलती है। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवट को, ठीक है, बौद्ध भिक्षु की स्वास्थ्य सेवा के लिए गौतम बुद्ध के साथ लगा दिया था। राजवैद्य जीवक बुद्ध की महापरिनिर्वाण, ठीक है, 486 तक, ठीक है, उनके साथ रहे। उसने कश्यप संहिता नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। कश्यप संहिता नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो जीवक ने की थी। ठीक है, और जब यहाँ प्रोद्योत जब पांडु रोग से जब पीड़ित था तो भी मतलब जीवक को उसके सेवा में भेजा गया था। ठीक है, अवंती का राजा प्रोद्योत जो था, पांडु पांडु किस रोग को बोलते थे? पीलिया नामक बीमारी को बोलते हैं। ठीक है, इससे जब पीड़ित था, ठीक है, तो ध्यान रखें वहां पर भी जीवक को मतलब एज ए राजवंश के रूप में भेजा गया था। ठीक है, तो सारे के सारे फैक्ट किसके थे? तो सारे के सारे फैक्ट की बात करेंगे किससे थे, तो ध्यान में आपको रखना है किससे थे। तो ये सारे के सारे फैक्ट जो थे आपके किससे थे? तो आपको बिंबिसार था। बिंबिसार से कुछ कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग बताइएगा। ठीक है, बिंबिसार का, ठीक है, 2 बेटा होता है। ठीक है, किससे होता है? चल और हल और बिल्ला। ठीक है, हर और बिल्ला, हल और बिल्ला नाम का बेटा किससे होता है बिंबिसार को? अरे किसी न किसी से हुआ होगा ना, 3 पत्नी थी, किसी का तो नाम ले लीजिए, गलत है ऐसे ही। हाँ से किसका नाम से पता नहीं। चेलना। तो ऐसे चमेली, चमेली, चेल नहीं, चलिए। हाँ, चेल चंपा बाई, क्या नाम था? चेलेना। क्या नाम है? चेलहना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और महाकोशला से कौन पैदा लिया था? महाकोशला से अजातशत्रु। ठीक है, मगध का उल्लेख आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है प्राचीन ग्रंथ में? यजुर्वेद में। पहले तो क्लास में नहीं थी, ठीक है, इसलिए बोलते ध्यान से सुनना चाहिए। अथर्ववेद में, दीप वंश में, महावंश में। ठीक है, दीप वंश और महावंश, ठीक है, किससे संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है दीप वंश? बोलते क्यों नहीं है आप लोग? दीप वंश और महावंश किस धर्म से संबंधित है? बहुत राम। बुद्धिज्म से है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दीप वंश महावंश, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, महावंश में सिंहली ग्रंथ है। ठीक है, सिंहली वर्त में है। ठीक है, या तो दीप वंश में या फिर महा, आई थिंक दीप वंश में। ठीक है, अशोक के 100 भाइयों की मारने की चर्चा है, शायद दीप वंश या महावंश में होगा, याद नहीं आ रहा, शायद दीप वंश में है। ठीक है, चलिए, बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार उसने, ठीक है, कितने वर्षों तक, ठीक है, कितने वर्षों तक शासन किया? 52 वर्षों तक। के 28 वर्ष तक की, क्या पुराणों के अनुसार 52 वर्ष तक है? सब उल्टा सीधा याद कर लेना है। ठीक है, बिंबिसार के पिताजी का नाम क्या था? भट्टी है क्या? भटिये, भटिये, कटिये, सटिये, क्या था? नाग भट्टी है। भटिये, ठीक, सीधे भटिये था, नागभट्ट नहीं था। उदंती वो कहाँ चली गई नागभट्ट? दंती कौन सा वंश था उसका संस्थापक था वो नागभट्ट। चलिए, ध्यान में इसको रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करेंगे। इसको सैनिय कहने के पीछे रीजन क्या था? बिंबिसार को क्यों सैनिय कहते थे? प्रथम स्टैंडिंग आर्मी इसकी थी।
सेना था, ठीक। कितने कितने राज्यों के साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए? 3 ना। साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए बात करेंगे, बिंबिसार शुरुआत में कौन धर्म का मानने वाला था, जैन या बौद्ध? बाद में कौन सा धर्म मानने लगा? बौद्ध। 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 ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए कारण मानने लगा था सर। टैक्सेस कितने थे, भूमि पर टैक्स का दर कितना था? 1/6। मगध में आया था? वेन्सवांग। तो ठीक है, वेनसोंग नहीं, मतलब कुछ भी पूछेंगे कुछ भी बता दिएगा, मतलब बिंबिसार के बारे में चर्चा किया वेनसोंग ने, ठीक है। कोई नहीं आया पाइयान था आया चीनी था आती इसके समय। अरे कोई आएगा ही नहीं चीनी आती, आगे चल के गुप्ता के शासन, मॉडर्न क्या गुप्ता के शासनकाल में चीनी आती भारत आता, अभी तक कोई नहीं आएगा। जी। आज चीनी आती इसके बारे में चर्चा करता है, ये मैटर करता है, ठीक है। कोई आता नहीं। कोई आता नहीं। फल्गु नदी को किस नदी के नाम से भी जाना जाता था? निरंजना। निरंजना। संहिता किसके द्वारा लिखा है, कश्यप संहिता? जीवक। जीवक के द्वारा, ठीक है। शालवती कौन थी? जीवक के द्वारा कश्यप। शालवती 100 रुपए। नगर राजगीर बधू की थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किसके कॉम्पिटिटर थी शालवती? ये अम्रपाली। अम्रपाली का। कॉम्पिटिटर थी, ठीक है। आम्रपाली कहाँ की नगर बधू थी? वैशाली की थी ना। शालवती राजगीर की। राजगीर। राजगृह के थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, राजगृह की थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, महावीर स्वामी ने सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिया? सारनाथ। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था, महावीर स्वामी के बारे में पूछा हूँ। वैशाली। वैशाली में दिया। राजगृह में दिया था, एक बार चेक कीजिएगा। ये राजगीर में दिया था, ठीक है। पावापुरी में तो साधु कहानी में निपट गया था। चलिए आगे चलते हैं, अजात शत्रु के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बिंदास आदमी, ठीक है, जो भी किया अपने लाइफ में, जो भी किया उल्टा सीधा काम ही किया, ठीक है। चलिए इसी के वजह से इस वंश का नाम भी बदनाम है, ठीक है। इसी की वजह से इस वंश को कौन सा वंश कहते हैं? तीर्थंता, ठीक है। खुद ही अपने पिता को मारा और अपने पुत्र के द्वारा भी मारा गया, ठीक है। चलिए, बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु उसको कुनिक के नाम से जानते थे, ज्येष्ठ के रूप में मगध का उत्तराधिकारी हुआ। अनुश्रुति के अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता को धोखे से बंदी बना लिया, फिर उसे भूखा मार दिया, ठीक है। परंतु जैन अनुश्रुति अजातशत्रु को पितहंता नहीं मानती है, ठीक है। जैन अनुश्रुति की बात करें कि अजातशत्रु को पितहंता नहीं मानती है। बिंबिसार की मृत्यु पर उसकी महारानी महाकौशला देवी पति शोक में दिवंगत हो गई। महाकौशली देवी कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी। प्रसेनजित ने महाकौशला देवी के श्रृंगार हुए हेतु बिंबिसार को 1 लाख की आमदनी वाला, ठीक है, काशी महाजनपद प्रदान की थी, ठीक है, श्रृंगार के लिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे ना। अपने बहन के लिए काशी जनपद प्रदान किया था, जो कि एक बहुत बड़ा जागीर था, जहां से 1 लाख रुपए की आमदनी आती थी। महाकौशला के मृत्यु के बाद क्या विवाह भी तो इसलिए ही किया था ना, कि अपना साम्राज्य का विस्तार करें। दहेज में क्या मिलता है, तो काशी महाजनपद, ये काशी महाजनपद जो दिया गया था ना, महाकोशला को दिया गया था। लेकिन जैसे ही महाकोशला की मृत्यु हो जाती है, अब प्रसेनजीत के जीजा जी भी निकल लेते हैं, मतलब अजातशत्रु क्या नाम था उनका, बिंबिसार निकल लेते हैं, तो काशी महाजनपद को फिर से मतलब क्या करता है ना, लेने की कोशिश करता है। कौन कोशिश करता है? प्रसेनजीत, ठीक है। तो महाकोशला की मृत्यु के बाद प्रसेनजीत ने काशी जनपद को फिर से अपने अधिकार में ले लिया। इसी बात को लेकर कौशल और मगध के बीच युद्ध छिड़ गया। संयुक्त निकाय के अनुसार प्रथम प्रसेनजीत पराजित हुआ, ठीक है। मतलब किसको पराजित कर दिया? प्रसेनजीत, मतलब अपने नाना को पराजित कर दिया। किसने? अजातशत्रु ने। नाना लगे कि मामा लगेगा? मामा लगेगा, ठीक है। मतलब बच्चे जो होते हैं अपने मामा के गांव छुट्टी मनाने जाते हैं, इसने मामा के गांव पे भी आक्रमण कर दिया, ठीक है, मामा को हरा भी दिया, ठीक है। किसने? अजातशत्रु ने। हाँ, नहीं मामा तो अच्छा था। दूसरे दौर के युद्ध में अजातशत्रु पराजित होकर प्रसेनजीत को बंदी बना लिया। बाद में दोनों के मध्य संधि हो गया। कौशल्य प्रसेनजीत की पुत्री, ठीक है, वजीरा का विवाह अजातशत्रु से, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो कि वजीरा इसकी ममेरी बहन थी। कौन हो गई? ममेरी बहन हो गई, ठीक है। मामा की बेटी होगी ना। ममेरी बहन गलत बोले क्या हम? नहीं। वही फिर होगा।
तो सब में तर्क निकालना जरूरी रहता है क्या? चलो इस तरह काशी पर अजात शत्रु का मतलब अधिकार जो था यथावत बना हुआ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे बहन से शादी कर लेता अपने मेरी बहन से, और काशी पे जो अजात शत्रु का जो अधिकार जो था, जो किसी पिता का भी था, मतलब माँ को दहेज में मिला था, वो उसको मिल जाता है, ठीक है। अजात शत्रु पहले अंकित राजधानी चंपा में, ठीक है, प्रांतपाल नियुक्त हुआ था। मतलब अगर बोल अजात शत्रु कहाँ था, तो अंकित राजधानी चंपा का प्रांतपाल। प्रांतपाल समझ रहे, प्रांतपाल का मतलब गवर्नर होता है, ठीक है। वो एक महत्वाकांक्षी शासक था, इसलिए उसने अपने पिता के राज्य विस्तार नीति को जारी रखा। मगध और वैशाली के बीच 16 वर्षों तक मतलब युद्ध चलता रहा, किसके बीच? मगध और वैशाली के बीच में, ठीक है। इस युद्ध में अजात शत्रु ने, ठीक है, एक विशेष प्रकार का क्या बोल हथियार का प्रयोग किया, जिसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिए, महाशिलाकंटक और रथ मुसल, ठीक है। आपने बाहुबली फिल्म देखा है? ये सर जी जो सर काटते जी। जाता है ऐसे बीच से। महाशिलकंटक वही था, ठीक है, वैसा ही था। रथ मुसल कैसा था? उसमें देखिएगा वो बहुत बड़ा हथियार के फेंकते रहता दूर दूर तक किला को तोड़ने के लिए, ठीक है। उसका भी प्रयोग किया था, उसी जैसा था। मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अस्त्रों का प्रयोग सर्वप्रथम किया था बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, सुमंगलम विलासनी के अनुसार यह युद्ध गंगा के किनारे रत्नों की खान पे अधिकार स्थापित करने के लिए हुआ था। जैन ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु ने अपने सौतेले भाई, ठीक है, हल और बेला से बिंबिसार द्वारा प्रदत्त, ठीक है, हाथी सैगन तथा 18 लड़ियों वाला हीरे प्राप्त करने के लिए हुआ था, ठीक है। बेल्ला और हल के बारे में तो आप लोग जानते हैं, नहीं किससे था? चलना से इनका पुत्र हुआ था, ठीक है, सौतेला भाई था। भाई बस हल और बेल्ला अपने नाना चेतक के संरक्षण में रह रहा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसने, ठीक है, इसने बात करेंगे अपने अपने मामा के यहाँ तो हमला किया है, ठीक है, और अपना चचेरा भाई के भी मामा को नहीं छोड़ा, ठीक है, वहां पर भी जाके हल्ला कर दे, मतलब हमला कर देता। हॉल और बेल्ला का मामा का गांव कहाँ पे था? वैशाली के में था, वहां पे भी जाके इसने मतलब हमला किया। प्राप्त करने का राजा सोते ने वैशाली पे आक्रमण किया। इस युद्ध में वैशाली नरेश चेतक पराजित हुए, ठीक है, जो कि इसके कौन थे? नाना जी हुए। कौन सा? चचेरा नाना जी हुए। हॉल और बेल्ला परवज्जा लेकर जैन साधु बन गया बेचारा, सोचा कि सब राजकाज से तो कुछ मिलने वाला नहीं है, बेचारा साधु बन गया, ठीक है। इस जीत में अजात शत्रु का कूटनीतिज्ञ जो था, उसका नाम, मित्र का नाम बस्कार था। क्या नाम था? बस्कार था। पूछा जाता है, ठीक है, पूछा वैशाली पे आक्रमण करने से पहले, वैशाली पे आक्रमण करने से पहले, ठीक है, बुद्ध भगवान के पास, ठीक है, बुद्ध भगवान के पास, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सलाह लेने के लिए किसे भेजा गया था? बताइए। बुद्ध भगवान बेचारे इतना शांत आदमी, शांति का समय था, उसके पास जाके पूछता है मतलब वैशाली पे आक्रमण करे कि नहीं करे, ठीक है। बुद्ध भगवान ने कहा वैशाली पे आक्रमण तुम करोगे लेकिन तुम जीत नहीं पाओगे, बहुत सारे कंडीशन लगा। 6वां क्लास का एनसीईआरटी पढ़िएगा तो क्या उसमें बहुत अच्छे सकते से दिया हुआ है। क्या ध्यान रखिएगा। और सुनिधि बड़ा योगदान दिया था, दो व्यक्ति का योगदान था, बस्कार और सुनिधि का बहुत ही बड़ा योगदान था, ठीक है। यहां तक कि कहा जाए तो बस्कार जो था ना, भेष बदल कर वैशाली में रहा था, ठीक है, और उसने बहुत सारी चीजें बताई थी, ठीक है। तो ये वैशाली पे आक्रमण किया, चेतक को पराजित किया, जो कि इसका नाना के गांव था, ठीक है। मतलब जो इसकी माँ जो थी, एक माँ जो थी कहाँ पे थी? एक माँ वैशाली से आती थी, चेतक की पुत्री थी, और दूसरी माँ जो थी कहाँ की थी? उधर क्या बोलते हैं, प्रसेनजीत की बहन थी, ठीक है। तो दोनों को तो जीत लिया। युद्ध के पश्चात बुद्ध के उपदेशों के आधार पर आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल की मृत्यु इस युद्ध के दौरान हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखें, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल, महावीर स्वामी कुछ दिन, ठीक है, मखली गोसाल, सॉरी, महावीर स्वामी के कुछ दिन शिष्य मखली गोसाल रहे थे, ठीक है। मखली पुत्र गोसाल जो थे महावीर स्वामी के कुछ दिन शिष्य रहे थे, लेकिन महावीर से विवाद हो जाता है तो छोड़ देते हैं, ठीक है, महावीर के साथ ये साथ छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मखली गोसाल महावीर स्वामी के भी शिष्य रहे थे, ठीक है। तो आजीविक संप्रदाय के संस्थापक, ठीक है, मखली गोसाल की मृत्यु इस युद्ध के दौरान हुई थी। युद्ध के पश्चात बौद्ध आचार्य ने सत्य, अपरिहानी, धम्म, राष्ट्रीय उपदेश के 7 नियम बनाए। अजात शत्रु के राज्य विस्तार नीति से भयभीत होकर चेतक अजात शत्रु के दुश्मन देशों से संपर्क बढ़ाने लगा। जैन ग्रंथ, ठीक है, निर्यावाली सूत्र के अनुसार चेतक ने नवलिक्षियों, नवमलो तथा काशी और, ठीक है, कौशल के 18 गण राज्यों को एकत्र करके मगध नरेश अजात शत्रु के रूप में एक मोर्चा संभाला, ठीक है। मतलब सारा को मिला लेता है, और मगध मतलब वन एंड ओनली, मतलब क्या बनेगा? साम्राज्य बनेगा, ठीक है। काशी, कौशल, वैशाली को पराजित करने के बाद अजातशत्रु ने मल्लों को भी पराजित किया। मल्ल को पराजित करने से वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा मगध में हिस्सा मिल जाता है, ठीक है। एक पुस्तक और भी बुद्ध निकाय, ठीक है, मध्यमम निकाय के अनुसार, ठीक है, के अनुसार अवंती मालवा के राजा चंद्रप्रद्योत के आक्रमण के भय से, ठीक है, अजात शत्रु ने, ठीक है, चंद्रप्रद्योत जो कि बिंबिसार का मित्र हुआ करता था, ठीक है, बिंबिसार का मित्र हुआ कर, बिंबिसार के साथ मालवा, यहाँ पे, ठीक है, मालवा के राजा चंद्रप्रद्योत जो था, ठीक है, मालवा अवंती, अवंती राजधानी, ठीक है,
वही मालवा, उसका राजा जो था चंद्रप्रद्योत था, बिंबिसार का अच्छा दोस्त हुआ करता था। यहाँ तक कि बिंबिसार ने इसके पास अपने जीवक को भी भेजा था जब ये पांडु रोग से ग्रसित है। इससे भी दुश्मनी मोल ले लेता है अजातशत्रु, ठीक है। जब अजातशत्रु इसके आक्रमण के भय से क्या करता है, राजगिरी का दुर्गीकरण करवाया, ठीक है, मतलब उसको फोर्टिफाइड करवाया, चारों तरफ से दुर्ग से क्या किया, घिरा दिया। दोनों एक दूसरे से भयाक्रांत, वो भी उससे डरता था, वो भी उससे डरता था। चंद्रप्रद्योत का देहांत हो जाने से अजातशत्रु उधर से निश्चिंत हो गया और उसका ध्यान उत्तरी सीमांत की ओर गया। उसने उत्तरी क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त किया और मगध की सीमा हिमालय की तलहटी तक मतलब पहुंचा दिया। भास के अनुसार, ठीक है, भास के अनुसार, ठीक है, अजातशत्रु ने अपनी कन्या पद्मावती पद्मावती का विवाह भक्तराज उदयन के साथ किया था। उदयन मगध एवं अवंती के बीच, ठीक है, सुलहकार था, ठीक है, मतलब मीडिएटर था, जो कि मगध और अवंती के बीच में सुलहकार था। इस सुलह के कारण दोनों प्रतिद्वंदी इस सुलह के कारण दोनों प्रतिद्वंदी ही बने रह गए थे, ठीक है। अजातशत्रु की धार्मिक नीति उदार थी। प्रारंभ में वो जैन मत का था, परंतु गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर बुद्ध का अनुयायी बन गया था, अपने पिता के तरह ही, ठीक है। द्वितीय सदी ईसा पूर्व में भरूत स्तूप की वेदिका पर अजातशत्रु भगवान बुद्ध की वंदना करता है। अजातशत्रु भगवती वंदते उत्कीर्ण है, उससे बौद्ध होने का पुरातात्विक प्रमाण भी इससे पता चलता है। इसके समय में बौद्ध संगीति हुई थी 483 में, ठीक है। अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष में, ठीक है, कितने 8वें वर्ष में, ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, मतलब यहाँ पे इसके बाद होता है, ठीक है, ध्यान रखें, महापरिनिर्वाण, मृत्यु हो जाती है बुद्ध भगवान की। अब बुद्ध के अवशेषों पर अजातशत्रु ने राजगिरी में एक स्तूप का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। और मृत्यु के बाद 483 में ही मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्रथम बौद्ध संगति होता है, इंपोर्टेंट है। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ, राजगिरी में हुआ था, अजातशत्रु के शासन काल में ही हुआ था, ठीक है, ध्यान रखें। 483 में राजगिरी में व्यवहार पहाड़ी, ठीक है, ध्यान, व्यवहार पहाड़ी के किस गुफा में, गुफा का नाम आजकल एग्जाम में पूछता है, तो क्या बताएंगे, सप्तकर्णी गुफा। कौन सी गुफा, सप्तपर्णी गुफा में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, महाकश्यप ने किया, ठीक है, किसने किया इसकी अध्यक्षता, महाकश्यप ने किया। बौद्ध संगति में ही बुद्ध की शिक्षाओं को दो भागों में सूत पिटक और विनय पिटक में बांटा गया, ठीक है। सूत पिटक में क्या है, तो सूत पिटक बौद्ध भगवान के जीवन के बारे में देखने को मिलता है, ठीक है, बुद्ध भगवान का जीवन क्या था, तो बहुत सारे कहानी वगैरह के बारे में जानकारी है। विनय पिटक में क्या है, तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म में जो लोग शामिल जो होते थे उनके लिए अनुशासन, नियम, तौर तरीका बनाया गया, ठीक है। तीसरा बाद में होगा अधिधम पिटक। अधिधम पिटक में क्या है, तो बौद्ध दर्शन के बारे में जानकारी आपको अधिधम पिटक में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये आज भी बौद्धों के लिए मार्गदर्शन की ग्रंथ बनी हुई है, ठीक है। 3 प्रकार के पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अधिधम पिटक। पिटक का मतलब क्या होता है, पिटक का मतलब टोकरी होता था, क्या होता था, क्या होता है, टोकरी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, पुराने के अनुसार अजातशत्रु 28 वर्ष तथा बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 32 वर्ष तक शासन किया। बौद्ध तथा जैन ग्रंथ अजातशत्रु को अपने अपने मत का अनुयायी मानते थे, ठीक है, मतलब दोनों का मानता था ना, तो इसलिए बौद्ध लोग कहते थे मेरा, क्योंकि देखिए कोई भी धर्म वाला जो होगा ना, चाहे बौद्ध हो चाहे जैन, वे सभी चाहते थे तो महत्वपूर्ण राजा जो है ना उसके धर्म को अपना ले, क्योंकि राजा जब धर्म का जो अनुराग अपनाता था तो उससे संबंधित जितना भी प्रजा जो थे ना वो भी उस धर्म को अपनाने के लिए मतलब बेचैन रहते थे। इसलिए सारा मतलब जितने भी थे सबके सब चाहते थे से मतलब क्या करें, से मतलब क्या हो सकता है, यह व्यक्ति मेरे धर्म को क्या करे, अपना ले, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की, किंतु जैन ग्रंथ ऐसा नहीं मानते हैं। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन उसे पितृभक्त कहता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो मतलब जैन धर्म तो ये भी नहीं मानता है मतलब बिंबिसार की हत्या मतलब किसने की, अजातशत्रु ने की, ठीक है, अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की, ये भी मतलब जैन धर्म नहीं मानता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आज का आखिरी करेंगे, उदयन कर लेते हैं, उसके बाद कल देखेंगे, ठीक है। उदयन को उदयभद्र कहते हैं। 460 से लेकर 455 ईसा पूर्व तक ये शासक रहा। इंपोर्टेंट बिहार के संदर्भ में हो जाता है क्योंकि पाटलिपुत्र जो पटना वगैरह अभी देखते इसी ने निर्माण करवाया था। पाली ग्रंथों तथा बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय के अनुसार, ठीक है, ये दीर्घ निकाय जो है ध्यान रखेंगे बौद्ध ग्रंथ है। अजातशत्रु के पश्चात उसका पुत्र उदयन अथवा उदाई भद्र 459 ईसा पूर्व में लगभग मगध के सिंहासन पर बैठा। कथा कोश तथा परिशिष्ट प्रबंध में उदयन को, ठीक है, कुनिक अजातशत्रु का पुत्र कहा गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उदयन की ख्याति विशेषकर पाटलिपुत्र नगर बसाने का निर्माण के कारण है। बिंबिसार के विरुद्ध, ठीक है, वैशाली, नवमल, काशी
कौशल, अवंती, नव लिच्छवी आदि ने मिलकर एक मोर्चाबंदी की थी। उस मोर्चाबंदी से मुकाबला करने के लिए अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। यह दुर्ग किस नदी के किनारे है? तो यह दुर्ग सोन और गंगा के संगम पे स्थित था। अब यह संगम पटना के कई मील पश्चिम हट गया है, एक कुटिल कोने में अवस्थित था। इसके पूर्व में लिच्छवी, सैनिक, व्यापारी आदि गंगा पार करके पाटलिपुत्र में महीनों प्राव डाला रहते थे। ठीक है, मतलब पहुंच नहीं पाते थे क्योंकि उनको नाव से पार करना पड़ता था। इसलिए इस दुर्ग को मतलब कहते हैं ना, प्रकृति का वरदान भी था। दुर्ग जो था अवैध था। ठीक है, गंगा तथा सोन नदी के माध्यम से व्यापार हुआ करता था, इसलिए क्षेत्र महत्वपूर्ण था। चुंगी को लेकर लिच्छवी और अजातशत्रु के सैनिक इससे पूर्व टकराते भी रहे। अजातशत्रु के आमत्य सुनीत एवं बस्कार ने राजगीर तथा पाटलिपुत्र में किलेबंदी के नए सिरे से करवाया था। ये दोनों के दोनों वैशाली को जीतने में सुनीत और बस्कार का बहुत बड़ा भूमिका था। ठीक है, बस्कार को मतलब अजातशत्रु ने बुद्ध के पास भेजा था तो वैशाली पे आक्रमण करे कि नहीं, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए। अजातशत्रु ने बुद्ध का मत जानने के लिए उनके पास अपने आमत्य वस्कार को भेजा था, बता ही दिए। परंतु उदयन ने अपने शासनकाल में मगध की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र में स्थापित की थी। इसकी पुष्टि परिष्ट बर्मन, गार्गी संहिता, वायु पुराण में भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मगध के मुख्यतः 3 राजधानी होते हैं। सबसे पहले राजगिरी, राजगिरी के बाद पाटलिपुत्र, बाद में जाके मगध का राजधानी आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वैशाली भी रहता है कुछ समय तक। ठीक है, जो कि नाग वंश के नाग दशक के समय में वैशाली हो जाता है। ठीक है, उदयन के काल में मगध और अवंती के बीच संघर्ष हुआ था। ठीक है, अस्थविरावली चरित के अनुसार उसने एक पड़ोसी राज्य पर आक्रमण किया, उसके राजा को मार डाला। राजा के पुत्र ने अवंती की राजधानी उज्जैनी में शरण ली और साधु वेश में पाटलिपुत्र में जाकर धोखे से उदयन की हत्या कर दी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये यहाँ पे उदयन भी मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? उदयन के काल में मगध और अवंती के बीच संघर्ष हुआ। अस्थविरावली चरित के अनुसार उसने एक पड़ोसी राज्य पर आक्रमण किया और उसके राजा को मार डाला उदयन ने। ठीक है, राजा का पुत्र जो था अवंती की राजधानी में उज्जैनी में शरण लिया और साधु के वेश में पाटलिपुत्र में रहने लगा। मौका मिलते ही अपने बाप का बदला लेने के लिए उदयन की मतलब क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, उदयन किस मत का था? तो उदयन जो था जैन मत का था। उसने पाटलिपुत्र के मध्य एक जैन सत्यालय का निर्माण भी करवाया था। जैन साहित्य के अनुसार वह नियमित रूप से व्रत रखता था और नियमित रूप से जैन आचार्यों से प्रवचन भी सुनता था। उदयन के उत्तराधिकारियों में लगभग 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अनिरुद्ध, मुंड एवं नागदासक उदयन के बाद मगध के मतलब शासक हुए थे। इन तीनों ने क्रम में अपने पिता की हत्या करके मगध सिंहासन को हस्तगत किया था। मतलब बाद उदयन के बाद मगध के कौन, अनिरुद्ध ने भी हत्या किया, मुंड ने भी हत्या किया, नागदशक ने भी अपने पिता की हत्या किया। उदयन के उत्तराधिकारी अनिरुद्ध का सारा कार्यकाल लिच्छवियों के ही मामलों में सुलझाने में मतलब व्यतीत किया था। ठीक है, मतलब इनके नहीं बोलते हैं, इनके पिताजी लोग, इनके पूर्वज लोगों ने इतना मतलब रायता फैला के रखा था तो बेचारा मतलब ये पूरा सुलझाने में इनका समय मतलब क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूछेगा उदयन का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो उदयन का उत्तराधिकारी अनिरुद्ध हुआ। अनिरुद्ध के बाद कौन आएगा, मुंड आएगा। मुंड के बाद कौन आएगा, तो नागदासक आएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये नागदासक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे हरेक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पूछेगा हरेक वंश का अंतिम शासक कौन होगा, तो नागदशक होगा। कौन होगा हरेक वंश का अंतिम शासक, तो नागदशक होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलेंगे हम नागदशक की बात करेंगे 518 से लेके 412। ठीक है, जिसको नागदशक या फिर दर्शक वंश के रूप में भी इसको जानते हैं। ठीक है, नागदशक जो था आपको ध्यान रखें हरेक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, ईसा पूर्व के 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संभवतः 412। ठीक है, 412 ईसा पूर्व में काशी का राजा शिशुनाग था। नाग दशक के शासन काल में मगध की प्रजा ने शासक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अमात्यों ने भी ठीक है नाग दशक के विरुद्ध उठ खड़े हुए। उसका मिनिस्टर सभी ने काशी के प्रांतपाल राजा शिशुनाग को मतलब मगध का मतलब राजा के रूप में देखा। ठीक है, क्या था, प्रांतपाल था, जो कि कहाँ का था, काशी का प्रांतकाल था, जिसका नाम था शिशुनाग। ठीक है, तो नाग दशक के बाद मगध पे शिशुनाग वंश का शासन आएगा। राजा के रूप में वर्णन किया। नाग दशक का समय अधिकतर अजात शत्रु के जीते हुए क्षेत्रों पर अधिकार को ढीठ करने में बीत गया। नाग दशक जो था ना, जो क्षेत्र जो जीते अजात शत्रु ने जो क्षेत्र जीते थे उसको ही मतलब संभालने के चक्कर में इसका सारा समय बीत गया। शिशुनाग ने मतलब क्या किया, ठीक है, ध्यान रखें, राजधानी गिरिब्रज जो कि राजगीर के निकट थी में स्थापित किया और अपने पुत्र कालवन, ठीक है, शिशुनाग ने अपने मतलब शिशुनाग क्या करता, पाटलिपुत्र से राजधानी को उठाकर कहां ले आएगा शिशुनाग,
तो फिर से मतलब राजगीर, ये इंपॉर्टेंट पूछेगा कि उदयन ने जो राजधानी को जो पाटलिपुत्र जो स्थापित किया था, तो पाटलिपुत्र से फिर मतलब गिरिब्रज राजगीर के निकट गिरियक में लाने को स्थापित करने का काम किसने किया? तो शिशुनाग ने किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और अपने पुत्र कालवन को काशीराज का पद प्रदान किया। इसके बाद मगध का युवराज काशीराज भी होने लगा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे मतलब शिशुनाग आ जाता है, जो कि नाग दशक के हटा के शिशुनाग प्रतिस्थापित होता है, और एक नया मगध में आपको वंश देखने को मिलेगा, शिशुनाग वंश देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हरे के बाद शिशुनाग, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान में रखेंगे। बौद्ध ग्रंथीय दीपवंश तथा महावंश के अनुसार हरेक वंशीय मगध शासक नाग दशक को सत्ताच्युत कर काशी के प्रतिपाल शिशुनाग मगध का राजा बना। शिशुनाग के राज्यारोहण के साथ मगध में शिशुनाग वंशीय राजवंश भी मतलब क्या होता है, प्रारंभ होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। खत्म कर दे शिशुनाग की, कल पढ़ाएंगे। सर कल पढ़ाइएगा। ज्यादा नहीं हालांकि इसमें शिशुनाग में, ठीक है, थोड़ा सा ही, ज्यादा राजा होता नहीं है इसमें, ठीक है। खत्म कर देते शिशुनाग, नंद वंश से कल पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं इसमें, थोड़ा सा ही होगा, थोड़ा सा सुन लीजिए, ठीक है। तो शिशुनाग जो था, शिशुनाग वंश का नींव रखा, जो कि नाग दशक के बाद सिहली बौद्ध ग्रंथों के अनुसार शिशुनाग ने 18 वर्षों तक शासन किया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी गिरिब्रज के निकट में स्थापित की। कहां से उठाकर? पाटलिपुत्र था वहां से उठाकर, ठीक है। और अपने पुत्र जिसका नाम था काकवन, पुत्र का नाम क्या था? काकवन को काशीराज का प्रांतपाल मतलब गवर्नर नियुक्त किया, ठीक है। उसके शासनकाल में मगध की 2 राजधानियां थी, एक था गिरिब्रज हुआ करता था, दूसरा जो था वैशाली हुआ करता, इंपोर्टेंट है। तो मगध की वैशाली के बाद वैशाली बाद में उसकी वास्तविक राजधानी बनी थी। सबसे पहले मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी। राजगिरी के बाद उदयन पाटलिपुत्र उठाकर ले गया, फिर शिशुनाग उठाकर लगा क्या कहा, गिरिब्रज फिर लेकर आया, गिरिब्रज से फिर मतलब वैशाली बना दिया। शिशुनाग में एक महत्वाकांक्षी शासक था। अपने शासनकाल में अनेक युद्ध द्वारा उसने मगध की सीमा का विस्तृत किया। उसके शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना अवंती पर विजय प्राप्त करके उसे मगध साम्राज्य का मिलाना था। इंपोर्टेंट, अवंती पे विजय प्राप्त उदयन वगैरह कोई नहीं कर पाया था। अवंती पे विजय प्राप्त किसने किया था? शिशुनाग ने किया। उसको मगध साम्राज्य, ये प्रश्न पूछेगा, अवंती को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया? तो आप लोग बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु ये सब न करे, अवंती को, ठीक है, मगध में मिलाने के काम किसने किया था? शिशुनाग ने किया था। उसके बाद बात करेंगे काकवन। काकवन जो क्या था? शिशुनाग का बेटा था, जिसको काशी राज का, ठीक, काशी का मतलब प्रांतपाल बनाया गया था। इसको क्या काकवन को और किस नाम? काला अशोक के नाम से जानते हैं। इंपोर्टेंट क्यों रहेगा कि इस समय द्वितीय बौद्ध संगीति आपको देखने को मिलती है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के बाद काला अशोक उसका उत्तराधिकारी हुआ। महावंश में उसे काला अशोक तथा पुराणों में काकवन के नाम से जानते हैं, ये भी पूछेगा, ठीक है। काला अशोक के पुराणों में किस नाम से जानते हैं? तो काकवान के नाम से जानते हैं, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ में किस नाम से जानते हैं? तो काला अशोक के नाम से जानते हैं, ठीक है। काला अशोक जो था बौद्ध था, उसके शासनकाल में बौद्ध धर्म की द्वितीय बौद्ध संगीति होती है, ठीक 100 साल के बाद। पहला 483 में हुआ था, दूसरा कब होगा? 383 में होगा। इस बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध संघ, ठीक है, अस्थिविर और महासंधिक में विभाजित हो गया, जो बाद में क्रम में हिनयान और महायान में विभाजित हुआ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हिनयान की बात करेंगे, महायान की बात। हिनयान जो था मूल दर्शन में विश्वास करता था, ठीक है, जबकि महायान जो था थोड़ा सा मतलब चेंज हो गया। तो ये हिनयान जो था मूर्ति पूजक नहीं थे। महायान जो था गौतम बुद्ध को एज ए भगवान के रूप में मूर्ति पूजा भी करना मतलब क्या किया था? प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। बाण भट्ट हरचरित के अनुसार काकवन की हत्या धोखे से महापदम नंद ने कर दी। महापदम नंद के बारे में कहता है, इसकी माँ जो थी, ठीक है, एक प्रकार का मतलब दरबार में नहीं होती है मिस्ट्रेस वगैरह नहीं होती, जो राजा को होता है वो था, ठीक है। ये जो व्यक्ति जो था एक निम्न कुल में पैदा लिया था, इसलिए इसका सम्मान लोग नहीं करते थे, ठीक है। इस बात से काफी नाराज रहता था, इसलिए इसने मतलब कलाशों को निपटा दिया। महापदम नंद के द्वारा, मतलब महापदम नंद, ठीक है, जो कि मतलब शत्रु विनाशक, क्षत्रिय विनाशक कहते हैं, क्योंकि क्षत्रियों से बहुत ही ज्यादा चिढ़ता था। रीजन एक ही था, ये मतलब निम्न कुल से था, लोग इनको हेट करते थे, ठीक है, इसलिए क्षत्रियों का विनाश किया, ठीक है। इसको दूसरा ये भी कहते हैं, दूसरा परशुराम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? दूसरा परशुराम के नाम से भी महापदम नंद को जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंद वंश का नींव रखेगा, उसकी महापदम नंद जो होगा पहला होगा, आखिरी जो होगा घनानंद होगा। तो कल महापदम नंद, घनानंद, गुप्ता, मौर्य सब कल पढ़ेंगे, ठीक है, मौर्य फिर गुप्ता, ठीक है। तो चलिए कल के क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिए। अब यहाँ से आपको इतिहास जो है ना बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। बिहार का इतिहास बहुत समृद्ध है, और ये इतिहास पढ़ेंगे तो आपका समझिए नेशनल हिस्ट्री भी आपका कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। तो बोरिंग नहीं लगेगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। तो कल के लिए आप सभी लोग तैयार रहिए, ठीक।